आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास 10th मैथ्स ओनली पे। आज मैं आपके लिए क्लास 10th मैथ्स के सभी फॉर्मूले लेके आया हूँ जो बोर्ड की परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है दो संख्याओं का गुणनफल मैसअप है इंटू एलसीएम या लेस होगा, यानी दो संख्या ए और बी, दो संख्या ए और बी मान ली और इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये दो संख्या अगर हमें इन दोनों में से कोई भी पूछ ले या इन दोनों में से कोई भी पूछ ले हम ज्ञात कर सकते हैं। मान लो आपको ए पूछे तो ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन बी। इसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला थर्ड पॉइंट हमारा दो अभाज्य संख्याओं का महसप है एक होता है तथा एलसीएम उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो इनका एचसीएफ एक होगा और एलसीएम पी क्यू होगा। एलसीएम वो होता है जो दोनों का कॉमन हो। तो यहाँ पर दोनों का कॉमन हम यहाँ पर किसी से इंटू ना हो तो हम एक से इंटू मानेंगे। तो यहाँ पर दोनों का कॉमन एक आया और एलसीएम होता है दोनों में सबसे ज़्यादा बार आया है, यानी ये दोनों आए मतलब सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आई यानी पी भी आया और क्यू भी आया तो पी इंटू क्यू। तो इससे ये पता चला। और अगला है बहुपद संख्या। अगला चैप्टर हमारा बहुपद संख्या है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहला पॉइंट दिया हुआ है इसमें हमें बहुपद की घात, यानी बहुपद की घात क्या होती है। किसी बहुपद पी अक्ष में चर अक्ष की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यानी अक्ष की उच्चतम घात, यानी अक्ष की कितनी घात है, 2 है कि 3 है, अक्ष की उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 1 में चर अक्ष की उच्चतम घात 3 है, यानी सबसे ज़्यादा घात 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात भी 3 होगी। इसी प्रकार हमें सेकंड पॉइंट दिया हुआ है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद वो होते हैं घात एक के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी अक्ष की घात एक हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी 3x+2 या 4x - 3 इत्यादि। थर्ड है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, यानी जिस अक्ष की घात 2 हो तो इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। चौथा है हमारा त्रिघात बहुपद। घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, यानी जिसकी घात 3 हो, अक्ष की घात 3 हो तो वो इसे त्रिघात। द्विघात होता है जिसे अक्ष की घात 2 हो और रैखिक बहुपद यानी अक्ष की घात 1। इसी प्रकार बहुपद के शून्यक। यदि बहुपद पी अक्ष में अक्ष का मान के रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो के उस बहुपद शून्य कहलाता है। यानी हम अगर पी अक्ष की इक्वल टू हम के रखें, यानी यहाँ पर देखो पी अक्ष में अक्ष इक्वल टू के रखने पर पी के इक्वल टू 0 आया, अर्थात यह वास्तविक संख्या बहुपद का शून्य कहलाता है। इसमें एक नोट दिया हुआ है, जितनी बहुपद संख्या ज्ञात होती है उस बहुपद के उतने ही शून्यंक होते हैं, यानी जितनी घात होती है अक्ष की उतने ही शून्यंक होते हैं। हमारा छठा पॉइंट है द्विघात बहुपद के शून्यंकों एवं गुणांकों में संबंध। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मतलब ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया हुआ है यदि द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू a² प्लस bx प्लस c के शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो शून्यंकों का योग इक्वल टू होता है -x का गुणांक अपॉन -x यानी अक्ष यानी b अपॉन x² का गुणांक यानी -b अपॉन x² का गुणांक a है तो a इक्वल टू शून्यंकों का गुणनफल, यानी शून्यंक हमने माने अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गए -b अपॉन a। इसी प्रकार थोड़ा इसी प्रकार शून्यंकों का गुणनफल, शून्य का गुण अचर पद अपॉन अचर पद c अपॉन x² का गुणांक यानी c अपॉन x² का गुणांक a इक्वल टू गुणनफल है शून्यंकों का यानी अल्फा इंटू बीटा, यह अर्थात अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a।
इसी प्रकार हमारा 7वां पॉइंट है, यदि द्विघात बहुपद के शून्य दिए हो तो बहुपद ज्ञात करना। यानी हमें अल्फा और बीटा के मान दिए हो तो हम किसी भी बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं, यानी सरल रैखिक रूप में बदल सकते हैं हम। तो इसका फॉर्मूला है हमारा पी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये एक फॉर्मूला है। हमारा अगला चैप्टर है थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये हमारा अगला टॉपिक है। इसमें पहला पॉइंट है दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों की प्रकृति, यानी ए 1x प्लस बी 1y प्लस सी 1 इक्वल टू 0, ए 2x प्लस बी 2y प्लस सी 2 इक्वल टू 0 हो तो अनुपात करने पर, यानी इनके अनुपातों की तुलना करने पर, तो यहाँ पर अगर अनुपात A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू, यानी दोनों बराबर नहीं हो, तो निरूपित रेखाएं होगी प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी और बीजगणितीय हल होगा केवल एक ही हल अर्थात अद्वितीय हल, यानी दो हल नहीं है। और अगर हमें पूछ ले संगत और असंगत में से क्या होगा, तो यह होगा संगत। इसी प्रकार A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी A1/A2 ये दोनों बराबर हो और B1/B2 ये दोनों बराबर हो, यानी ये भी 1/2 आए और ये भी 1/2, मतलब मैं तो मान रहा हूँ, और इक्वल टू ये है 1/3। तो ये दोनों तो इक्वल टू है, लेकिन ये नहीं है, तो ये दिया गया। तो निरूपित रेखाएं होगी हमारी समांतर रेखाएं और बीजगणितीय हल होगा हमारा कोई हल नहीं। और इसी प्रकार हमें संगत और असंगत में से पूछ ले तो ये होगा असंगत। इसी प्रकार थर्ड पॉइंट है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, और निरूपित रेखाएं हमें पूछे तो निरूपित रेखाएं होगी संपाती रेखाएं। और बीजगणितीय हल पूछे हमें तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके। और अगर हमें संगत और असंगत में से पूछे तो ये होगा संगत। थर्ड पॉइंट है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियाँ, यानी इस रैखिक समीकरण को कितनी विधियों से हल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दो विधियाँ होती है, ग्राफीय विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में फर्स्ट है विस्थापन विधि और सेकंड है विलोपन विधि। अगला टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पहला पॉइंट दिया हमें द्विघात समीकरण वह समीकरण जिसमें चर x की घात 2 होती है, द्विघात समीकरण होता है। यानी मैंने आपको बताया था पहले, यानी उदाहरण के लिए x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 या x² माइनस 9 इक्वल टू 0 इत्यादि। ये उदाहरण है कुछ। सेकंड पॉइंट दिया हुआ हमें द्विघात समीकरण का मानक रूप, यानी मानक रूप क्या होगा ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर ए बी और सी एक अचर है। इसी प्रकार थर्ड पॉइंट हमारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, यानी इनके मूल ज्ञात कैसे करें द्विघात समीकरण, इसके मूल ज्ञात करने की विधि बताइए। जिसमें द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, इन्हें निम्न विधियों से हल किया जा सकता है। पहली विधि है हमारी गुणनखंड विधि। इसमें उदाहरण लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर ये कोई एग्जाम्पल मानते हैं, ये एग्जाम्पल है, अगर हमें ये दिया हो तो यहाँ पर चरण फर्स्ट सबसे पहले x² का गुणांक तथा अचर पद का गुणनफल करते हैं। यानी x² का गुणांक 1 है इसमें, तो 1, और इसको इस अचर पद 6 से इंटू करते हैं, तो यहाँ पर x² का गुणांक अचर पद इक्वल टू ये हो गया 6। सेकंड चरण में अब x के गुणांक 5 को ऐसी दो संख्याओं के रूप में निरूपित लिखते हैं जिनका गुणा करने पर 6 और x² का गुणांक इंटू अचर पद आए तथा योग करने पर 5 x का गुणांक आए। यानी हमें इंटू करे तो यहाँ पर 6 आए और जोड़ने पर 5 है। ऐसी कौन कौन सी दो संख्या होगी, तो ऐसी दो संख्या होगी 2 और 3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 आए और इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये 6 आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0।
अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x इन दो में हमने बांटा, इन प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x को कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा क्या, x प्लस 2 प्लस 3 को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 2। यानी ये संख्या और ये संख्या हमारी बराबर आनी चाहिए। और अब हमने x प्लस 2 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा क्या, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस हम मानते हैं x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू हमारे पास क्या है, -3। और इसी प्रकार x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू हमारे पास कितना है, -2। तो ये अतः द्विघात समीकरण दो मूल हो गए, -3 और -2। और हमारी सेकंड विधि है द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य विधि। इसका नाम आपने बचपन से 8वीं 7वीं या 9वीं में आपने जरूर सुना होगा। यह द्विघात समीकरण की विधि है जिसमें हम कोई भी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया हो हमें, तो यहाँ पर समीकरण के मूल x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल ध्यान से देखना। तो इसमें हमारा चौथा पॉइंट है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। यानी मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का फॉर्मूला, मतलब कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई द्विघात समीकरण दिया हो जिसकी द्विघात समीकरण होता है जिस x की घात 2 हो, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो मूल्य की प्रकृति होगी। अगर हमें b स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0 से बड़ा हो, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, तो मूल हमारे वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। इसी प्रकार b स्क्वायर माइनस 4ac हमारे 0 के बराबर हो तो मूल हो गए वास्तविक और बराबर। और इसी प्रकार b स्क्वायर माइनस के 4ac 0 से छोटा हो तो हमारे मूल होंगे वास्तविक नहीं होंगे, यानी हमारे होंगे काल्पनिक मूल होंगे इसके। हमारा अगला चैप्टर है समांतर श्रेणियाँ। इसमें हमारा पहला पॉइंट समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वधातुक d। समांतर श्रेणी का पहला पद समांतर श्रेणी का प्रथम पद a कहलाता है और समांतर श्रेणी का सार्वधातुक d, सार्वधातुक होता है पहला सेकंड पद से हम पहला पद घटा देते हैं, यानी a1 a2 में से a1 को घटाने पर यह सार्वधातुक d प्राप्त होता है। किसी भी पद में उसके पिछले वाले पद को घटाकर ज्ञात किया जाता है सार्वधातुक, बेसिक ये है। सेकंड पॉइंट है समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है हमारा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है तो इसको आप ध्यान से देखना। और अगला है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। n पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला, यह दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर यह पूरा चैप्टर इन दो फॉर्मूलों पर ही बेस है, तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ज़्यादातर यही है। तो n पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। यह दूसरा फॉर्मूला है। अगर हमें l होता है अंतिम पद, अगर हमें अंतिम पद दिया हो तो ये दूसरा फॉर्मूला है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद करना। ये तीन ही तो फॉर्मूले हैं, इनको आप याद तो कर ही सकते हो। तो यहाँ पर Sn इक्वल टू हो गया n बाई 2a प्लस a प्रथम पद l अंतिम। तो यहाँ पर प्रथम पद a होता है, सार्वधातुक d होता है, पदों की संख्या यानी n होती है पदों की संख्या, और nवां पद an, अंतिम पद हमारा l हो गया और पदों का योग हमारा हो गया Sn। इसी प्रकार हमारा अगला चैप्टर है त्रिभुज। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सेकंड सबसे ज़्यादा अंक वाला टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान से देखना। इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ हमें समरूप आकृति है। यानी समरूप आकृति किसे कहते हैं? समरूप से तात्पर्य समान रूप से है, अर्थात वे आकृतियाँ जिनका रूप या आकार समान होता है वो समरूप आकृतियाँ कहलाती है। यानी जिनका रूप और आकार बराबर होता है उनके समरूप आकृति। समरूप आकृति को इस चिन्ह द्वारा बताया जाता है, प्रतीक द्वारा बताया जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा सर्वांग सम आकृतियाँ।
सर्वांग सम से तात्पर्य है सभी अंग वाले, मतलब सभी अंग समान है, अर्थात वे आकृतियाँ जिनका रूप आकार समान होने के साथ साथ उसके माप भी समान होंगे, सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाते हैं। सर्वांग सम के लिए ये चिन्ह प्रतीक का उपयोग लिया जाता है। नोट, सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती है, परंतु इसके विपरीत सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम नहीं होती है। यानी ये एक इम्पोर्टेंट है, ये हमें रिक्त स्थान और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों में देखने को मिलता है, छोटे क्वेश्चनों में। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इसमें ये पॉइंट दिया हुआ है, सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती है, मतलब सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती है, लेकिन समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम नहीं होती, सभी सर्वांग सम नहीं होती। मतलब थर्ड पॉइंट है हमारा समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज यानी दो त्रिभुज ABC, दो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR समरूप होंगे। यानी हमें कोई भी दो त्रिभुज दिए हुए, हमने दो त्रिभुज, ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, ये इसको ABCPQ और R ये दिया हो। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है उनके संगत कौन सा, मतलब समरूप त्रिभुज कैसे होगा, उसके लिए कुछ रीजन चाहिए। तो पहला रीजन हमारा उसके संगत कोण बराबर होने चाहिए, यानी कोण A इक्वल टू कोण R, यानी ये कोण बराबर कोण B इक्वल टू कोण R, मतलब कोण Q, यानी कोण B इक्वल टू कोण Q और कोण C इक्वल टू कोण R। और सेकंड है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए, मतलब ये इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, और इसी प्रकार इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर होनी चाहिए, यानी AB/PQ। मतलब ये जरूरी नहीं है इनकी लंबाई बराबर भी हो, लेकिन ये पॉइंट ध्यान में रखना, उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए, मतलब AB/PQ इक्वल टू BC/CQ, मतलब QR AC/PR। फोर्थ पॉइंट है हमारा आधारभूत समानुपातिक परिमेय। यदि निम्न आकृति के अनुसार ABC व ADE समरूप है तो ये मान लो ये त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया हुआ है DE समांतर होंगे BC के, यानी ये भुजा DE और BC ये दोनों समांतर, यानी ये दोनों बराबर, समांतर बराबर मतलब लंबाई में बराबर नहीं, लेकिन ये दोनों समांतर है एक ही दिशा में और समान दूरी, समान इनके बीच में दूरी है, तो ये समांतर हो गए। सेकेंड है AD, यानी AD/DB इक्वल टू AE/EC इसके होता है, और इसका विलोम भी सत्य है, यानी इनको मतलब इसको इस तरफ रखने पर और इसको इस तरफ रखने, इसको इस तरफ भी रख सकते हैं और इसको इस तरफ भी रख सकते हैं, ये विलोम भी सत्य है। हमारा पांचवा पॉइंट है त्रिभुज की समरूपता के लिए कुछ कसौटियाँ है। हमारा पहला है AAA नियम, ये इम्पोर्टेंट नियम है। AAA नियम यानी तीनों संगत कोण बराबर, यानी तीनों एंगल किसी भी त्रिभुज में तीनों एंगल समान हो। सेकंड हमारा AA नियम, यानी दो संगत कोण बराबर हो, दो एंगल बराबर हो। थर्ड हमारा SSS, यानी तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी तीनों भुजाएं समान हो। और चौथा है हमारा SAS, एक संगत कोण बराबर हो, यानी दो साइड्स बराबर हो और एक एंगल बराबर हो। तो ये कुछ कसौटियाँ थी। हमारा अगला टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, 7 टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये मतलब ये बहुत ही आसान टॉपिक और इम्पोर्टेंट, ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन इसी में, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आते हैं इन 4-5 फॉर्मूलों से आधारित ही होते हैं। तो हमारा इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है मूल बिंदु यानी अक्ष तथा वाई अक्ष जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं मूल बिंदु कहलाते हैं, यानी ये ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष। तो यहाँ पर जहाँ ये दोनों प्रतिच्छेद करते हैं तो यहाँ पर ये मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु को हम 0 से व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर हमें पूछ ले भुज तथा कोटि, किसी बिंदु अक्ष वाई का अक्ष निर्देशांक भुज
यानी ये निर्देशांक भुज और वाई निर्देशांक कोटि कहलाता है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का कोटि का मान 0 होता है तथा वाई अक्ष पर किसी निर्देशांक का कोटि का मतलब भुज का मान 0 होता है। अगर हमें वाई अक्ष के पूछे तो ये 0 होगा और एक्स अक्ष पर पूछे तो ये 0 होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र, यानी कोई भी दो दूरी है उनके मध्य बिंदु का सूत्र हमें पूछे तो दोस्त ये मैंने वो कहा था ये 3-4 फॉर्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको देख लेना। पहले ये फॉर्मूले, इन फॉर्मूले को पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फॉर्मूला है पी क्यू इक्वल टू x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, तो इसको याद जरूर करना। सेकेंड है किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, यानी हमें कभी दो पॉइंट दिए और हमें मूल बिंदु से दूरी पूछे तो फॉर्मूला होता है x √x² प्लस वाई स्क्वायर, यानी √x² माइनस वाई स्क्वायर इसका फॉर्मूला। और पांचवा हमारा है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादातर मतलब 3 नंबर के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज आता है और सरल फॉर्मूला है, बस इनके मान ही रखने होते हैं और इतना सरल टॉपिक है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो यहाँ पर अक्ष विभाजन सूत्र हमें दिया हो तो अगर हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y का मान ज्ञात करना हो तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और सिक्स्थ है मध्य बिंदु से दूरी, यानी हमें कोई दो बिंदु दिए हो, ये मान लेते हम 2 3 और ये मान लेते 3 और 7, ये दो बिंदु। और अगर हमें मध्य बिंदु ये पूछ ले, इसे हम मान लेते x और y ये पूछे तो यहाँ पर ये x1 और ये y1, ये x2 नहीं और ये x2 और ये y2 है, ये है। तो इसका अगर हमें ये पूछे तो ये फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके सारे फॉर्मूले ईजी है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखना इस वीडियो को बिना स्किप किए, क्योंकि मैं जो फॉर्मूले बता रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को एक बार देखेंगे तो आप गारंटी है इसमें आप हर मतलब जितने भी क्वेश्चन जिसमें यूज़ होगा फॉर्मूला वो आपको देखते ही पता चल जाएगा। तो ये अगला टॉपिक है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। अब त्रिकोणमिति आप बचपन से मतलब 8th से जानते हो त्रिकोणमिति। इस टॉपिक में ये टॉपिक उससे भी सरल है क्योंकि ज़्यादातर इसमें थीटा का मान दिया होता है, कोई भी 30 60 90 और उनके मान ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर इस टॉपिक में। तो ये बहुत ही सरल टॉपिक है, इसमें ज़्यादातर समकोण त्रिभुज यूज लिया जाता है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है समकोण त्रिभुज, यानी ये समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 समकोण यानी 90 डिग्री, तो ये समकोण त्रिभुज है। और थीटा न्यून कोण है तो कर्ण समकोण भुजा की सबसे लंबी भुजा होती है, यानी ये भुजा कर्ण है जिसको क्या लिखते हैं लंब न्यून कोण थीटा के सामने वाली भुजा, यानी थीटा के सामने वाली भुजा इस थीटा है इसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। अगर थीटा यहाँ पर हो तो यह लंब होगा, आधार नहीं होगा। और इसी प्रकार आधार कर्ण तथा न्यून कोण थीटा के साथ वाली भुजा आधार कहलाती है, यानी यह आधार होगा। और पाइथागोरस प्रमेय यह तो आपने बिल्कुल सबसे आसान है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप एक बार देख लेना। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। सेकंड पॉइंट हमारा त्रिकोणमिति के अनुपात। लाल बट्टे कक्का आपने कम से मतलब ज़्यादा बार बहुत बार सुना होगा, लाल बट्टे कक्का 8वीं क्लास से सुना होगा लाल बट्टे कक्का। तो यहाँ पर अगर
ये लाल बट्टे कक्का होते हैं, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार और के फॉर कर्ण। तो यहाँ पर साइन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, कोस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार। तो आपको बता दूँ साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, या मान सकते हो साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, यानी इनको ऐसे लिख सकते हैं हम। इसी प्रकार कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा को हम लिख सकते हैं लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे कर्ण, कोस थीटा को हम लिख सकते हैं आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं लंब बट्टे आधार, और कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है यानी कर्ण अपॉन लंब, और सेक थीटा का कोस थीटा का उल्टा होता है यानी कर्ण अपॉन आधार। और इसी प्रकार कोट थीटा होता है हमारा टेन थीटा का उल्टा, तो आधार बटे लंब। तो ये सब शब्दावली है, यानी कर्ण को हम कैसे लिखते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात। व्युत्क्रम मैंने आपको बताया साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, और कोस थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 कोस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कोट थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। और इसी प्रकार चौथा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट है आसान है, क्योंकि हम टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, यानी हम इसे लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमारा अब पांचवा पॉइंट है कुछ विशिष्ट कोणों के अनुपात, यानी ये सारणी बहुत मतलब आपके हर त्रिकोणमिति और ये सारणी ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यानी ये सारणी आपको याद है, मेरे हिसाब से आपको याद है, याद नहीं है तो ये सारणी याद कर लो, क्योंकि ज़्यादा पूरी ये प्रश्नावली इस पर आधारित है। तो इस सारणी को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस सारणी से पूछे जाते हैं। हमें पूछते हैं साइन 0 का मान, 30 का मान, 45, 60 और 90, मतलब कुछ भी मान पूछ सकते। तो यहाँ पर साइन थीटा, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। अब कोस थीटा का आपको साइन थीटा की पूरे मतलब मान ही आता है, और कोस थीटा का आप भूल गए, तो यहाँ पर 90 इसको थोड़ा उल्टा लिख दो, यानी 1 को यहाँ पर लिख दो, √3/2 को यहाँ पर लिख दो 30 के कोस 30 के, और 1/√2 अपन 1/√2 को यहीं रहने दो, 1/2 को 1/2 यहाँ लिख दो, 0 को यहाँ लिख दो। या तो आप ऐसे लिख दो, और आपको याद ही करनी हो या याद हो, आपको वैसे याद नहीं हो तो आप ऐसे याद कर लेना, आपकी मर्जी। तो ये सारणी आपको याद करनी है। अगला हमारे त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं। तो ये सर्वसमीका भी इम्पोर्टेंट है, इनको नज़रअंदाज तो बिल्कुल मत करना। इसमें पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह तो आपको पता ही होगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसमें हमारे थीटा की वैल्यू दोनों की समान होनी चाहिए, यानी इसके 30 हो, यानी आप साइन स्क्वायर 30 डिग्री दिया हो, कोई भी क्वेश्चन दिया हो मैंने कोस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू हमें पूछे, और अगर आप हल करने की कोशिश कर रहे हो, अगर मतलब छोटे क्वेश्चन में पूछें आप हल कर रहे हो कि 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन √3/2 का होल स्क्वायर ऐसे कर रहे हो, तो आपको टाइम भी वेस्ट होगा। और अगर आपको ये याद हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो कि इसकी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि थीटा का मान हमारा बराबर होना चाहिए। अगला टॉपिक हमारे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ये उस मतलब त्रिकोणमिति से संबंधित है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट दिया हुआ है दृष्टि रेखा। यानी दृष्टि रेखा क्या होती है? प्रेक्षक की आँख को वस्तु से मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। यानी कोई भी वस्तु हमारे सामने रखी हो, ऊपर रखी हो, नीचे रखी हो, तो उस वस्तु और हमारी आँख के मध्य जो रेखा बनी होती है, यानी इमेजिन करते हैं हम कोई भी वस्तु हमारे सामने रखी, हम उसको देखते हैं तो हमारी जो रेखा बनी होती है उसके देखने की, तो यहाँ पर वो होती है दृष्टि रेखा। और हमारी आँख के सीधा वो क्षैतिज रेखा होती है, और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच की दूरी को हम ऊंचाई कुछ भी मान सकते हैं।
इसमें सेकंड पॉइंट हमारा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? यदि कोई वस्तु हमारी आँख से ऊपर होती है अर्थात दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा, मतलब कोई भी हमारी वस्तु किसी भी छत पर हो, पेड़ पर कोई मतलब कोई पतंग हो, कुछ भी रखी हो, छत पर हो, टावर पर, कहीं पर भी रखी हो, और हम उस वस्तु को नीचे से ऊपर देख रहे हैं, मतलब जो दृष्टिकोण हमारा बन रहा है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है, तो उससे मध्य बनने वाला कोण उन्नयन कोण होता है। यानी हमारी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला कोण, यानी ये उन्नयन कोण कहलाता है। यानी कोई भी वस्तु ऊपर रखी हो और उस जो दृष्टिकोण रेखा बनते हैं हमारा और क्षैतिज रेखा के मध्य का कोण उन्नयन कोण होता है। इसी प्रकार थर्ड पॉइंट हमारा अवनमन कोण। यदि कोई वस्तु हमारी आँख से नीचे हो, यानी हम किसी भी टावर पर खड़े और नीचे कोई वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति हो, हम उसे देख रहे हैं, तो दृष्टि रेखा जो बन रही है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा हमारी हमेशा आँखों के बराबर होगी, चाहे हम नीचे खड़े हो चाहे ऊपर खड़े हो। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, यानी ये हमारी दृष्टि रेखा है नीचे और ये ऊपर क्षैतिज रेखा, इनके मध्य बनने वाला कोण ही अवनमन कोण होगा। नोट, अवनमन कोण इक्वल टू उन्नयन कोण होता है, यानी अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा व्रत। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये थोड़ा हार्ड भी टॉपिक है, क्योंकि ये ज़्यादातर चाप से मतलब कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। पहला पॉइंट दिया हुआ में, व्रत की अप्रतिचित रेखा, छेदक रेखा या स्पर्श रेखा, कुछ भी बोल सकते हो, मतलब ये व्रत की कुछ है रेखाएं हैं। पहला है हमारी अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा यानी कोई भी व्रत दिया हो उसके मतलब प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो यहाँ पर देखते हैं, वह रेखा जो व्रत को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। यानी ये पी और क्यू कोई रेखा है, लेकिन ये इस व्रत से जुड़ी हुई नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है। छेदक रेखा, छेदक रेखा होती है वह रेखा जो व्रत को दो बिंदु पर, यानी इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट रही है, यानी दो बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है, तो यह छेदक रेखा होती है। और स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा होती है जो व्रत को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है या स्पर्श करती है, तो वह हमारा स्पर्श रेखा होती है, यानी इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है। सेकंड पॉइंट है हमारा व्रत की स्पर्श रेखा की संख्या, या ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना, क्योंकि यह छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है ज़्यादातर। यानी व्रत की स्पर्श रेखा, यानी व्रत की स्पर्श रेखाओं की कितनी संख्या होती है? व्रत पर अनंत स्पर्श रेखाएं होती है, ये इम्पोर्टेंट है, इस अनंत को ध्यान रखना। हमें कोई भी पूछ ले कि एक व्रत पर कितनी स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, तो हमें बताना है अनंत स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है हमारा, व्रत पर स्थित किसी एक बिंदु P से व्रत पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी कोई मतलब स्पर्श रेखा है, कोई मतलब कोई भी व्रत उसके स्पर्श करते हैं तो वो केवल एक रेखा से होगा। सेकेंड है, व्रत के बाहर स्थित P से बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं, यानी व्रत के बाहर किसी भी बिंदु से, बाहर से अगर हम स्पर्श रेखाएं खींचे तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यानी PA और PB। इस पहले में स्पर्श रेखाओं की संख्या एक है, स्पर्श दूसरे में स्पर्श रेखाओं की संख्या दो है। और इसी प्रकार थर्ड पॉइंट हमारा, वर्त के अंदर स्थित बिंदु P से शून्य स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी हम स्पर्श रेखा मतलब कोई भी बिंदु अगर अंदर हो वर्त के, तो हम इससे एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, तो इनको भी आप हाईलाइट कर सकते हो। अगला पॉइंट है हमारा प्रमेय। वर्त की प्रमेय पहला है, बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। यानी किसी भी बाह्य बिंदु से, कोई भी मतलब बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों की लंबाई यानी PA और PB, इन दोनों की लंबाई यानी PA इक्वल टू PB,
ये दोनों बराबर होते हैं। सेकंड पर में हमारा वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के लंब होते हैं। नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट छोटे क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें दिया हुआ है वृत्त यानी कोई भी स्पर्श रेखा खींची हो और वह त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण होता है। आप अगला टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। पहला पॉइंट है इसमें वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, यानी वृत्त की परिधि क्या होती है और क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पर कोई भी वृत्त है उसकी चारों तरफ की बाउंड्री होती है ना, वो हमारे वृत्त की परिधि होती है। तो परिधि हमारी 2πr होती है और वृत्त का क्षेत्रफल यानी अंदर वाला भाग होता है πr²। इसी प्रकार वृत्त के तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, यानी मैं पूछ ले तिर्यकखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो तिर्यकखंड का फॉर्मूला होता है थीटा। मतलब अगर हमें थीटा कोण दिया हो तो तिर्यकखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बट्टा 360। और थीटा की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, मतलब थीटा की वैल्यू हमें 60 दे सकते हैं, 120 दे सकते हैं, 90 दे सकते हैं, 0 भी दे सकते हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 कुछ भी दे सकते हैं। अगर थीटा वाले त्रिज्य संगत चाप यानी त्रिज्यखंड मतलब थीटा कोण हो और त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई पूछ ले, संगत चाप की लंबाई तो होता है 2πr थीटा बट्टा 360। और अगर हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ ले, दीर्घ त्रिज्यखंड होता है यानी ये दो त्रिज्याएं, ये दो त्रिज्या और ये त्रिज्यखंड है, ये चाप है एक, तो ये छोटा लघु त्रिज्यखंड। और ये जो बाकी का पार्ट बचा, यानी ये जो बाकी का पार्ट बचा ये होता है लघु दीर्घ त्रिज्यखंड, ये दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। तो यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है, यानी पूरे वृत्त में से लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला मतलब ये घटा दे, यानी πr² माइनस के लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है πr² थीटा बट्टा 360। ये घटा दे तो हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला मिल जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड हमें मिल जाएगा। हमारा थर्ड पॉइंट है वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस के त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। यानी कोई भी त्रिभुज हमें दिया हो, ये इसमें देखो त्रिभुज OA और B, इसके त्रिभुज को घटाने मतलब इसका क्षेत्रफल को घटाने पर हमें मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटा 360 माइनस के 1/2 r² साइन थीटा। तो बेसिकली यह फॉर्मूला है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। और अगर हमें दीर्घ वृत्तखंड का पूछ ले तो हम वृत्त में से लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला घटा देंगे। अगला चैप्टर है, यह चैप्टर सारा फॉर्मूलों पर आधारित है, क्योंकि ये बहुत ही कुछ तो बहुत हार्ड चैप्टर, मतलब हार्ड भी नहीं है लेकिन फॉर्मूलों पर आधारित है और बहुत आसान टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूलों पर आधारित होते हैं। हमें को मान दिए हुए होते हैं, हमें बस फॉर्मूले रखने होते हैं यहाँ पर। तो ये टॉपिक बहुत आसान है और इन क्वेश्चनों को, इन फॉर्मूलों को आपको याद करना है। याद नहीं, आप याद करो तो याद नहीं होते तो रट भी लो, कि अगर आपने इन फॉर्मूलों को एक बार देख लिया परीक्षा से जाने से पहले, मैथ की परीक्षा, तो आपकी क्वेश्चन मैं कहता हूँ जो एवरेज बच्चा भी होगा ना वो भी 70 से 80%, मैं कहता हूँ 80 क्या 90% तक बना सकते हैं अगर ये फॉर्मूले। और मैंने पूरी 6 और की यानी 6 घंटे की क्लास चलाई है, जिसमें पूरी बुक को मैंने ऐसे रिवीजन करवाया है, यानी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सारों को मैंने बताया। तो आप इन फॉर्मूलों को देख लेना और जाने से पहले अगर टाइम हो तो देख लेना, वो 6 घंटे की क्लास नहीं हो तो आप इन फॉर्मूलों को तो देख लेना एक बार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रट लो मेरी मानो तो। यहाँ पर हमारा फर्स्ट है घनाभ। घनाभ होता है, घनाभ की लंबाई L होती है, ये चौड़ाई
हमारी बी, और ऊंचाई एच होती है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ भी बोल सकते हो। और घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन होता है। इस अगला दिया हुआ घन घन ये घन एकदम वर्ग की तरह होता है, यानी इसकी चारों मतलब हर भुजा की लंबाई समान होती है। ये भी ए होगा, ये भी ए, ये भी ए, सब ए होगी। तो यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू ए स्क्वायर। घन का आयतन होता है ए क्यूब, ए किनारा होता है। और तीसरा है लंबवर्तीय बेलन। इसमें लंबवर्तीय दिया, आप बेलन ही मान लो, लंबवर्तीय बेलन या बेलन। तो यहाँ बेलन का ये ऊपर का भाग आपको वृत्त की तरह दिख रहा है, तो ये वृत्तीय है। तो यहाँ पर ये त्रिज्या आर हो गई, ये ऊंचाई एच हो गई। तो यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर प्लस एच। और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसी प्रकार हमें अगला दिया हुआ है शंकु। तो शंकु का फॉर्मूला होता है, ये शंकु होता है एक प्रिज्म की तरह होता है, लेकिन वो नीचे से गोल है। इसकी ये भी वृत्त की तरह है। तो यहाँ पर ये त्रिज्या आर हो गई, यह ऊंचाई एच हो गई, ये तिर्यक लंबाई एल हो गई। अगर हमें कभी भी तिर्यक लंबाई पूछ ले तो तिर्यक लंबाई का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आप लिख सकते हो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। या क्योंकि ये आपको 90 मान लो, तो ये आपको समकोण त्रिभुज की तरह ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एल का अगर हमें एल का मान नहीं दिया हो, एच का मान दिया हो और आर का मान दिया हो, तो हम ज्ञात कर सकते हैं। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर प्लस एल। और शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप 1/3 को तो एक साइड ले लो और पाई आर स्क्वायर, ये बेलन का ही आयतन हो गया। तो ये बेलन का आयतन का 1/3 होता है। अगला है हमारा गोला। ये गोला एक वृत्त की तरह होता है, लेकिन ये बोल मतलब क्या बोलूँ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब। इसी प्रकार अर्धगोला इस मतलब कोई भी बॉल को बीच में से काट दो, जो भाग बचता है उसको अर्धगोला कहते हैं। तो यानी ये कोई बॉल ही मान लो आप। तो ये त्रिज्या आर, ये भी त्रिज्या आर, यह आर, यह आर और ये आर, ये त्रिज्या आर है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसी प्रकार अगर आपको अर्धवृत्त का चाहिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। यह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। अगला टॉपिक है हमारा सांख्यिकी। यह सबसे ज़्यादा नंबर का टॉपिक है इस पूरी बुक में। इसमें 13 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, आप ही देख लो। और सारे इसमें ज़्यादातर मतलब फॉर्मूले, इसमें बहुत आसान टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो इस चैप्टर को अगर आपको ये चैप्टर भी याद हो गया तो 20 आपको मिलते हैं स्कूल की तरफ से। और आपको 13 लेने मतलब 33 नंबर तो मतलब इस टॉपिक को आपने पढ़ लिया तो 33 नंबर तो आपको ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन आपको 33 नहीं, आपको लेने 90 प्लस लेने, परसेंटेज में भी और इस मैथ में भी 90 प्लस क्या मैं कहता हूँ 100 लाओ। आप ऐसी मेहनत करो यार, इस क्लास को पूरा देखना, क्योंकि इस क्लास में जितने फॉर्मूले वो सारे इम्पोर्टेंट है। आपको 90 प्लस लाने हैं, जिससे आपके माता पिता का नाम रोशन हो और माता पिता के साथ आप भी खुश होंगे, आपका इमेज भी बढ़ेगा स्कूल में कि आप 90% और एवरेज बच्चा
इस क्लास को देख लेगा तो उसके अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे। और पहला इसमें दिया गया हमें पॉइंट माध्य। माध्य होता है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य इक्वल टू आंकड़ों का योग। आंकड़े मतलब मान लेते ए बी सी डी ई, ये आंकड़े, तो इसके आंकड़ों का योग माध्य, इनका योग कर लेते हैं। अपन आंकड़ों की संख्या यानी कितनी है, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या है तो अपन 5। और अगर प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करें तो माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा, माध्य का फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ। एफ होता है बारंबारता। और कल्पित माध्य से ज्ञात करें तो कल्पित माध्य में ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, जहाँ ए कल्पित माध्य और डी यहाँ पर होता है एक्स आई माइनस के ए। और पंग विचलन विधि, ये ज़्यादा पूछी तो नहीं जाती लेकिन है इम्पोर्टेंट, ये सारे इम्पोर्टेंट है माध्य के। इक्वल टू होता है माध्य इसमें पंग विचलन विधि से ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, जहाँ ए कल्पित माध्य यू इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अगला है हमारा माध्य। ये माध्य, इसके क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब इसको आप हाईलाइट कर सकते हो माध्य को। माध्य का बहुलक, ये दो ज़्यादातर पूछे जाते, 3 ही तो है इसमें, मतलब ये तीनों ही आपको पढ़ने। माध्य का फॉर्मूला होता है एल एल प्लस एन बाई 2 माइनस के सी एफ होता है संचय बारंबारता अपॉन एफ इंटू एच, जहाँ एल माध्य वर्ग की निम्न सीमा होती है, एन प्रेक्षणों की संख्या होती है, सी एफ माध्य वर्ग से ठीक पहले वाली संचय बारंबारता, एफ होता है माध्य वर्ग की बारंबारता और एच होता है वर्ग माप। और हमारा अगला है बहुलक। बहुलक भी इम्पोर्टेंट है। बहुलक का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस के F2 इंटू एच, जहाँ L इक्वल टू बहुपद वर्ग की निम्न सीमा, H वर्ग माप, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F2 इक्वल टू बहुलक वर्ग ठीक बाद वाले, यानी F1 के पहले वाला F0 और बाद वाला F2। लास्ट टॉपिक है हमारा प्रायिकता। प्रायिकता मतलब बहुत सरल टॉपिक है, इसमें ज़्यादातर संभावनाएं होती है। तो प्रायिकता नाम से ही पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रायिकता एफ यानी कोई भी प्रायिकता, तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन सभी संभव परिणामों की संख्या। सेकेंड है घटना ई घटित नहीं होने की, यानी एफ ई घटित न होने की प्रायिकता होती है, एफ ई डेस इक्वल टू 1 माइनस एफ ई। तीसरा पॉइंट है प्रायिकता का मान। प्रायिकता का मान 0 से तो बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर, यानी 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। और चौथा पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें ये पॉइंट है संभव, यानी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, यानी असंभव घटना की घटने की प्रायिकता 0 होती है। और इसी प्रकार ये पांचवा पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। और 6 पॉइंट है हमारा लीप वर्ष 360 दिन, लीप वर्ष 365 दिन, यानी 28 और 29 फरवरी का ये मामला है। और एक 7वां पॉइंट है घटित असंभव घटना के घटने की प्रायिकता 1 होती है। तो दोस्तों ये इतने ही थे फॉर्मूले, लेकिन जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए हैं ये सारे ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए देखना है और एक बार परीक्षा से जाने से पहले आप ज़रूर पढ़ लें। और ज़्यादा फॉर्मूले प्रश्न तनाव के भी पढ़ लीजिए आप। उठने से पहले इन फॉर्मूलों को पढ़ लेना, क्योंकि उठते हैं ना तो हमारा माइंड फ्रेश रहता है। तो एक बार इन फॉर्मूलों को हम पढ़ लें तो हम पूरे दिन याद रहते हैं। तो अब इस वीडियो में इतना ही। और तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना,
कि आपके फ्रेंड्स को, कि आप अच्छी तरीके से समझ में आ जाए आपके फ्रेंड्स को भी और आपको भी। तो दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।